आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सेकंड फर्स्ट जो एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार कंपनी विधि का है, उसमें आज हम अधिकारों के बाहर का सिद्धांत जो है वो उसके बारे में जानेंगे। आप देख रहे हैं अधिकारों के बाहर का सिद्धांत टॉपिक। कोई भी कंपनी अपने सीमा नियम में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही कार्य करती है। सीमा नियम का उद्देश्य खंड कंपनी के कार्यों और अधिकारों की सीमाएं निश्चित करता है। कोई भी कंपनी इन सीमाओं तथा अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती है, किंतु जब कोई कंपनी अपनी अधिकार सीमा का उल्लंघन करके कार्य करती है तो वह अधिकारों के बाहर का कार्य कहलाता है अथवा अनाधिकृत या अधिकारातीत कार्य या शक्ति बाह्य कार्य कहलाता है, अल्ट्रावायलेंस कहलाता है। अधिकारों के बाहर कार्य से तात्पर्य उन कार्यों से है जो सीमा नियम द्वारा निर्धारित सीमाओं के बाहर होते हैं। ऐसे कार्य सीमा नियम के उद्देश्यों से मेल नहीं खाते हैं। ये कार्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनावश्यक होते हैं, परंतु ऐसे कार्यों का अवैध अथवा सार्वजनिक हित या लोक नीति के विरुद्ध होना आवश्यक नहीं है। यानी वो तो हो तो चाहे वैध ही, लेकिन वो अधिकार में नहीं है तो फिर वो अधिकार के बाहर का माना जाएगा। ये कार्य केवल कंपनी के उद्देश्यों के विरुद्ध अथवा उद्देश्य से परे होते हैं। अधिकारों का बाहर का सिद्धांत कार्य का ये कहलाता है कि यदि कोई कंपनी अपने सीमा नियम द्वारा प्रदत्त अधिकार, आप जानते हैं कि सीमा नियम में एक जो है उद्देश्य क्लॉज होता है, उसमें अधिकार कंपनी के दिए होते हैं कि किन उद्देश्य के लिए कंपनी बनाई गई है। तो यदि कोई कंपनी अपने सीमा नियम द्वारा प्रदत्त अधिकार सीमा के बाहर कोई कार्य अथवा अनुबंध करती है तो वह कार्य व्यर्थ होता है। अधिकारों के बाहर किए जाने वाले कार्य तथा अनुबंधों से कंपनी का कोई वैधानिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। इन अनुबंधों को बाद में किसी भी प्रकार से वैध भी नहीं किया जा सकता है और न इन कार्यों तथा अनुबंधों की पुष्टि या अनुसमर्थन ही किया जा सकता हो। इतना ही नहीं, यदि कंपनी के सभी सदस्य मिलकर सर्वसम्मति से अधिकारों के बाहर कार्यों का पुष्टिकरण या अनुसमर्थन करने का संकल्प भी पारित करें तो भी इन कार्यों को वैध नहीं बनाया जा सकता है। फिर अधिकारों के बाहर के सिद्धांत को कई महत्वपूर्ण विवादों के निर्णयों में स्वीकार किया गया है। इस सिद्धांत का सर्वप्रथम हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने एशबरी रेलवे कैरिज बनाम आयरन कंपनी लिमिटेड बनाम रिके के मामले में विस्तार से प्रकाश डाला था 1875 में। इस मामले के निर्णय के अनुसार लॉर्ड चार्ल्स ने केयर्स के लिए लिखा था कि अधिकारों के बाहर किया गया अनुबंध व्यर्थ होता है और उसका अधिकारियों की सर्वसम्मति से भी पुष्टिकरण नहीं किया जा सकता है। भारतवर्ष में इस सिद्धांत को सर्वप्रथम 1866 में जहांगीर आर मोदी बनाम श्यामजी लड्ढा के मामले में बंबई उच्च न्यायालय ने लागू किया था। इसके बाद में अनेक मामलों में इस सिद्धांत को लागू किया गया था। कुछ वर्षों पूर्व भारत के उच्चतम न्यायालय ने लक्ष्मण स्वामी बनाम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मामले में भी इस सिद्धांत को स्वीकार किया था। उच्चतम न्यायालय ने लिखा है कि सीमा नियम में वर्णित उद्देश्यों के बाहर का कार्य अधिकारों के बाहर होता है तथा व्यर्थ होता है, जिसका पुष्टिकरण नहीं किया जा सकता है। अब अधिकारों के बाहर कार्य मतलब सामान्यतः कुछ परिस्थितियां होती हैं जो कार्य अधिकारों के बाहर माना जाता है। पहला है जब कोई कार्य कंपनी के उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं आता हो और कंपनी कोई ऐसा कार्य करती है जो उसके सीमा नियम में उल्लेखित उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं आता है तो वह कार्य अधिकारों के बाहर या अनाधिकृत कार्य और व्यर्थ होता है। इस संबंध में एशबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड बनाम रीके का मामला है। इस मामले के तथ्य के अनुसार कंपनी के उद्देश्य वाक्य में लिखा था कि कंपनी का उद्देश्य रेल के डिब्बे तथा रेल की मशीनें बनाना, बेचना तथा किराए पर देना, मैकेनिकल इंजीनियर्स तथा जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स का कार्य करना है। इस कंपनी ने रिके नामक रेलवे ठेकेदार से बेल्जियम में रेल की पटरी बिछाने के लिए धनराशि देने का अनुबंध कर लिया। बाद में कंपनी ने इस अनुबंध के अंतर्गत धनराशि नहीं दी और इसने कहा कि अधिकारों के बाहर का अनुबंध है। रिके ने कंपनी पर अनुबंध भंग का वाद प्रस्तुत किया तथा न्यायालय में क्षतिपूर्ति करवाने की प्रार्थना की।
रीके ने तर्क दिया कि कंपनी के नाम के साथ जनरल कॉन्ट्रैक्टर शब्द से प्रकट होता है कि कंपनी इस कार्य को करने के लिए अधिकृत थी, किंतु न्यायालय ने जनरल कॉन्ट्रैक्टर शब्द का तात्पर्य उन अनुबंधों के लिए माना था जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित था, अतः वह अनुबंध अधिकारों के बाहर है। लास्ट चांसलर केर ने निर्णय में लिखा कि अधिकारों के बाहर किया गया अनुबंध व्यर्थ होता है और उसका अंशधारियों की सर्वसम्मति से भी अनुसमर्थन नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में लंदन काउंटी काउंसिल बनाम अटॉर्नी जनरल का मामला भी महत्वपूर्ण है। इस मामले के तथ्यों के अनुसार काउंसिल को केवल ट्राम चलाने का अधिकार था। काउंसिल ने ट्राम के साथ साथ बसें भी चलाना प्रारंभ कर दिया। न्यायालय ने बसें चलाने के संबंध में निषेधाज्ञा जारी कर दी तथा निर्णय दिया कि बसें चलाने का कार्य उद्देश्यों के बाहर का कार्य है। कभी कभी ये है भ्रम का विषय हो जाता है कि कोई कंपनी अपने सीमा नियम के अधीन अधिकृत किसी भी कार्य या व्यवसाय को स्वयं अकेले के साथ साथ साझेदारी में भी कर सकती है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। कोई भी कंपनी अपने सीमा नियम के अधीन अधिकृत व्यवसाय को स्वयं तो कर सकती है, किंतु उसी कार्य को अन्य किसी के साथ साझेदारी में नहीं कर सकती है यदि सीमा नियम द्वारा स्पष्ट रूप से वह व्यवसाय को साझेदारी में करने हेतु कंपनी को अधिकृत नहीं किया गया। एक कंपनी के सीमा नियम के उद्देश्य खंड में ये लिखा था कि कंपनी अपने लाभ एवं हित के किसी भी उद्देश्य के लिए किसी के साथ साझेदारी कर सकती है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह कंपनी परिधानों के निर्माण के लिए साझेदारी में व्यवसाय करने का अधिकार रखती है। वस्तुतः किसी भी कंपनी को स्वतः साझेदारी में कारोबार करने का अधिकार नहीं होता है। उदाहरण के लिए किसी कंपनी को कंप्यूटर व्यवसाय करने का अधिकार है तो उसका आशय यह नहीं है कि वह कंपनी स्वतः साझेदारी में कंप्यूटर व्यवसाय कर सकती है। कंपनी मामलों के मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति के साथ साझेदारी में व्यवसाय करने का ठहराव प्रारंभिक तौर पर कंपनी के अधिकारों के बाहर होगा, जब तक कि कंपनी का सीमा नियम साझेदारी में व्यवसाय करने हेतु अधिकार नहीं देता है। इसके अतिरिक्त साझेदारी में व्यवसाय करने के लिए कंपनी को अपने अंतर नियमों में साझेदारी अधिनियम के अनुरूप प्रावधान करने पड़ेंगे। इसी प्रकार यदि किसी कंपनी का उद्देश्य में यह भी लिख दिया जाता है कि कंपनी किसी अन्य कंपनी के दायित्वों के लिए गारंटी देगी, ऐसी दशा में यह कंपनी उस कंपनी के लिए गारंटी के संबंध में कुछ कर्ज का भुगतान करती है तो ऐसा अधिकारों के बाहर नहीं माना जाएगा। दूसरा, जो कार्य उन कार्यों की श्रेणी में नहीं आते जो कंपनी के उद्देश्यों को प्रोत्साहित या सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। कभी कभी कंपनी ऐसे कार्य करती है जो उन कार्यों को उस श्रेणी में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं जो कंपनी के उद्देश्य को प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक है। ऐसे सभी कार्य कंपनी के अधिकारों के बाहर माने जाते हैं। एक कंपनी के सीमा नियम के उद्देश्य खंड में ये लिखा था कि कंपनी कोई ऐसा व्यवसाय या कार्य करती है जो संचालक मंडल की राय में कंपनी द्वारा लाभपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य खाली जमीन के टुकड़े खरीदना है और उस पर मकान बनाना था। व्यवसाय करने के दौरान कंपनी के अध्यक्ष को भू संपदा विकास के लिए आवश्यक धनराशि प्राप्त करने के स्रोतों के बारे में पर्याप्त जानकारी दी गई। फलतः उस कंपनी ने जय लिमिटेड के लिए वित्त पोषक के रूप में सेवाएं देने का अनुबंध कर लिया, जिससे के लिए कंपनी को 2 लाख रुपए की फीस प्राप्त होनी थी। जय लिमिटेड ने फीस 2 लाख रुपए देने से यह कर इनकार कर दिया कि वित्त पोषण विजय लिमिटेड सीमा नियम के बाहर का कार्य है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि चूंकि कंपनी के संचालकों ने इस विश्वास के साथ वित्त पोषण का कार्य किया कि कंपनी का इस कार्य को उद्देश्य के साथ साथ लाभपूर्ण तरीके से कर सकती है, यह कार्य कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आता है। अतः वित्त पोषण का कार्य भी कंपनी के अधिकारों से बाहर नहीं माना जाता। तो ये परिस्थितियों के अनुसार डिसाइड करते हैं। फिर है तीसरा, कंपनी के उद्देश्यों को पूरा करना असंभव हो जाने के उपरांत कोई कार्य करना। कभी कभी किसी कंपनी के उद्देश्य को पूरा करना असंभव हो जाता है, तो ऐसे में वह कंपनी का उन कार्यों को करती है जो उन कंपनी के उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक हो रहे हैं। वे सभी कार्य कंपनी के प्राधिकार बाहर एवं व्यर्थ माने जाएंगे। ऐसा इसलिए कि कंपनी के उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए वे कार्य आवश्यक नहीं रहे। तो ये था। अब यह अगली बात आती है अधिकारों के बाहर कार्यों का प्रभाव। तो उसके पहला प्रभाव होगा, कुछ प्रभाव होते हैं। पहला है
अनाधिकृत कार्यों का व्यर्थ एवं प्रभावहीन होना। जब कोई कंपनी अनाधिकृत कार्य करती है तो वह कार्य प्रारंभ से ही व्यर्थ एवं प्रभावहीन माना जाता है। इन कार्यों को किसी भी दशा में न्यायालय में प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है। दूसरा है अनुसमर्थन संभव नहीं। अनाधिकृत कार्य पूर्णतः व्यर्थ होते हैं तथा अनाधिकृत कार्यों अर्थात व्यर्थ कार्यों का अंशधारियों की सर्वसम्मति से भी पुष्टिकरण या अनुसमर्थन नहीं किया जा सकता है। फिर है निषेधाज्ञा। जब कोई कंपनी अपने अधिकारों के बाहर कार्य करती है तो उसका कोई भी सदस्य न्यायालय से प्रार्थना करके निषेधाज्ञा जारी करवा सकता है। न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा जारी करने पर कंपनी द्वारा अधिकारों के बाहर किए जा रहे कार्यों को रोक देना पड़ता है। फिर एक कंपनी का कोई दायित्व नहीं। चूंकि सीमा नियम के बाहर किए गए कार्य तथा अनुबंध व्यर्थ होते हैं, अतः उन कार्य तथा अनुबंधों में से किसी भी प्रकार का कोई दायित्व नहीं उत्पन्न होता। अतः न तो कंपनी ही किसी बाह्य पक्षकार पर वाद प्रस्तुत कर सकती है और न ही बाह्य पक्षकार कंपनी पर वाद प्रस्तुत कर सकता है। फिर है संचालकों का कंपनी के प्रति व्यक्तिगत दायित्व। जब कंपनी के संचालक कोई ऐसा कार्य अनुबंध करते हैं जो सीमा नियम के बाहर है तो संचालकों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ऐसे कार्य तथा अनुबंधों से उत्पन्न होने वाली हानि की पूर्ति करवाने के लिए कंपनी का कोई भी सदस्य संचालकों पर न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है। एक मामले में बंबई उच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए लिखा था कि संचालकों द्वारा कंपनी के धन का दुरुपयोग करने पर कंपनी का कोई भी सदस्य उन पर वाद प्रस्तुत कर सकता है। यह उल्लेखनीय है कि यदि संचालक जानबूझकर कंपनी का दुरुपयोग या गलत निवेश करते हैं तो उनके विरुद्ध ऐसे कपट के लिए दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। फिर है प्राधिकार आश्वासन भंग के लिए संचालकों का दायित्व। संचालक कंपनी के एजेंट माने जाते हैं। उन्हें उन्हीं कार्यों को करना चाहिए जिसके लिए उन्हें कंपनी द्वारा अधिकृत किया गया है। बाह्य पक्षकार जब संचालकों के साथ अनुबंध करते हैं तो इसी आश्वासन पर करते हैं कि उन्हें कंपनी द्वारा उस अनुबंध को करने का प्राधिकार प्राप्त है। किंतु जब वे प्राधिकार या प्राधिकार सीमा संबंधी आश्वासन को भंग करके कोई कार्य करते हैं, अनुबंध करते हैं, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि अधिकारों के संबंध में यह आश्वासन तथ्यात्मक है, कानून संबंधी नहीं। कोई भी व्यक्ति कंपनी के सीमा नियम तथा अंतर नियम देखकर यह ज्ञात कर सकता है कि संचालकों को ऋण प्राप्त करने का अधिकार है अथवा नहीं। फिर है अधिकारों के बाहर प्राप्त संपत्ति पर अधिकार। यदि कोई कंपनी अपने अधिकारों तथा शक्तियों के बाहर कुछ संपत्ति खरीदती है तो भी उस संपत्ति पर कंपनी का प्राधिकार सुरक्षित रहता है, क्योंकि वह संपत्ति कंपनी की पूंजी से ही खरीदी जाती है। प्रीवी काउंसिल ने एक मामले के निर्णय में लिखा है, यदि कंपनी द्वारा अधिकारों के बाहर संपत्ति खरीदी जाती है तो कंपनी उसे रख सकती है। बंबई उच्च न्यायालय ने भी लिखा है कि जो कंपनी किसी कंपनी द्वारा कानूनी रूप से खरीदी जाती है संपत्ति, वह कंपनी का स्वामित्व वैध माना जाएगा, चाहे उसने ऐसी संपत्ति खरीदने की शक्ति नहीं थी। फिर है माल तथा सेवाओं के भुगतान के लिए कंपनी को बाध्य नहीं। यदि कोई बाह्य व्यक्ति कंपनी को उसके अधिकारों के बाहर कोई माल या सेवा उधार देता है तो वह उसका भुगतान प्राप्त करने के लिए कंपनी पर कोई वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। हाँ, इतना अवश्य है कि यदि कंपनी को बेचा गया माल कंपनी के पास उपलब्ध है और उसका पता लगाकर पहचाना जा सकता है तो बाह्य पक्षकार उस माल को पुनः प्राप्त कर सकता है। फिर है उधार दिया गया धन वसूला नहीं जा सकता। यदि किसी बैंक या किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी के अधिकारों के बाहर के कार्यों के लिए धन उधार दिया है तो वह उस धन को वसूला नहीं जा सकता है, परंतु यदि कंपनी अपनी इच्छा से भुगतान करना चाहे तो कर सकती है। यदि कंपनी एक बार इस राशि का भुगतान कर देती है तो उसे वह पुनः वसूल नहीं कर सकती है। किंतु यदि कंपनी के अधिकार के बाहर उधार प्राप्त धन से कोई संपत्ति खरीदी है या संपत्ति का विस्तार किया है तो वह संपत्ति के धन में से वसूल करने का अधिकार रखता है। फिर है दुष्कार्य के लिए कंपनी का कोई दायित्व नहीं।
यदि कोई कंपनी अधिकारों के बाहर कार्य करती है और उसके परिणाम कोई दुष्कार्य टोट हो जाता है तो कंपनी को उस दुष्कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। दुष्कार्य के लिए कंपनी को तभी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जबकि दुष्कार्य सीमा नियम में उल्लिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसी कर्मचारी द्वारा अपनी सेवा के दौरान किया गया हो। तो ये था अधिकारों के बाहर कार्य और उसके क्या मतलब है और उसके क्या प्रभाव होते हैं। धन्यवाद।